बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका विचार विमर्श में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आज के विचार विमर्श में हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जी हां, पराली प्रबंधन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवंबर का महीना दिल्ली और एनसीआर के लिए काफी भारी साबित होता है। वजह है पंजाब और हरियाणा में जलाए जाने वाले पराली से जो गुबार उठता है वो राजधानी दिल्ली को अपनी चपेट में ले लेता है और ऐसे में आम नागरिकों को सांस संबंधी कई तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। स्कूलों की छुट्टियां तक कर देनी पड़ती हैं। यहाँ ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि पराली प्रबंधन सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार लोगों को जागरूक करे, किसानों को जागरूक करे, बल्कि एक ये सामाजिक दायित्व भी बनता है, खास तौर पर हमारे किसान जो कि प्रकृति के सबसे करीब रहते हैं। अगर हम कृषि अवशेष की बात करें तो एक आंकड़े के मुताबिक हर साल लाखों टन कृषि अवशेष पैदा होता है, जिसमें सबसे ज्यादा अंश धान की फसल का होता है, यानी पराली का होता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारे किसान अपनी जिम्मेदारी को समझें। अब किसानों की तरफ से समस्या ये उठती है कि आखिर हम करें क्या। हमें धान की फसल के बाद गेहूं की फसल लेनी है, खेत खाली करना है, इतना ज़्यादा समय नहीं होता है कि हम पराली का प्रबंधन करें, उसकी खाद बनाएं या फिर कुछ और तरीके या विकल्प अपनाएं। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमने विचार विमर्श आप किसानों के लिए रखा है। बात करेंगे कि कैसे करें पराली प्रबंधन, कौन कौन से वो विकल्प हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं, कम समय में आप पराली को खाद में तब्दील कर सकते हैं और इसके अलावा इस पराली से आप हरियाली पैदा कर सकते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और साथ ही साथ जो आपकी जिम्मेदारी है किसान होने के नाते, जो पर्यावरण के प्रति आपकी जिम्मेदारी है वो भी आप निभाएंगे, जिसका एक अपना सुख होता है और इस बात को शायद आप किसान भाइयों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो चलिए विचार विमर्श की शुरुआत करते हैं और आज के जो हमारे बहुत खास मेहमान हैं जो कि आज के विषय के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, आपको कुछ तरीके भी सुझाएंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ राजवीर सिंह जी हैं जो कि सहायक महानिदेशक हैं सस्य विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन ICAR। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आपसे हम समझेंगे कि किसानों को कैसे समझाया जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि बहुत तरीके तो हैं लेकिन किसानों के दिलों में बसना बहुत ज़रूरी होता है, उन्हें समझाना बहुत ज़रूरी होता है। कौन कौन से तरीके हैं ये आपसे हम जानेंगे। इसके अलावा हमारे साथ कविता अशोक जी हैं, पर्यावरणविद हैं जो कि लंबे समय से 15 साल का अनुभव है जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। स्कूल के स्तर से लेकर किसानों के स्तर तक वो अपनी भूमिका निभाती आई हैं और जागरूकता फैलाने का जो काम है, एक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी बखूबी निभाती रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर लवलीन शुक्ला हैं जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली से। और हम मैम से समझेंगे कि किस तरह के तरीके अपनाए जा सकते हैं। मतलब एक तो हुआ कि आप पराली से कैसे कमाई के साधन बना सकते हैं, लेकिन इस पराली के वैज्ञानिक तरीके और कौन कौन से हैं ताकि आप खेत में ही उसका प्रबंधन कर सकें, वो वैज्ञानिक तरीके समझना भी बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लवलीन जी आपका भी कार्यक्रम में। और हमारे साथ डॉक्टर हरमिंदर सिंह है जो कि एक सफल किसान है। इसके अलावा किसान होने के साथ साथ वो लोगों को, किसानों को ट्रेनिंग देते आए हैं कि कैसे पराली प्रबंधन किया जाए और राज्य स्तर के इन्हें कई अवार्ड्स भी दिए गए हैं। तो सभी मेहमानों का एक बार फिर से विचार विमर्श में स्वागत है और कार्यक्रम की शुरुआत करें। जिस विषय पर हमने बात की कि पराली प्रबंधन या पराली की समस्या, इस पराली के जलने से राजधानी दिल्ली NCR एक गैस चेंबर में तब्दील हो जाती है, दम घुटने लगता है, बच्चों के लिए घर से निकलना खेलना दुश्वार हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है और इस समस्या को प्रकृति ने नहीं पैदा किया, हम इंसानों ने ही पैदा किया है और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें इसका समाधान भी ढूंढें। आगे बढ़े उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं।
सर्दियों के दौरान दिल्ली की खराब हवा और भी गंदी हो जाती है। आसमान पर धुएं के बादल छाने लगते हैं। प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच जाता है और वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत ही खराब स्थिति दर्शाने लगता है। इस सब के पीछे धान की पराली एक बड़ा कारण है। खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पराली जलाने की ज्यादा घटनाएं देखने को मिलती हैं। एक अध्ययन बताता है कि पराली जलाने के समय प्रदूषण का स्तर 3 से 4 गुना तक बढ़ जाता है। भारत में हर साल लाखों टन फसल अवशेष उत्पन्न होते हैं। इनमें से 58% हिस्सा धान्य फसलों से और 17% गन्ने से आता है। दरअसल धान के बाद किसानों को गेहूं बोना होता है। कम समय की वजह से वो धान की पराली को खेतों में ही जला डालते हैं। फसल अवशेष का अगर इनका सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये न सिर्फ खाद का बल्कि पलवार का भी काम करेंगे। धान की पराली बहुत ज्यादा धुआं देती है। ये धुआं उड़कर दिल्ली तक पहुंचता है और राजधानी की हवा को और ज्यादा प्रदूषित कर देता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन योजना लागू की। योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी खरीदने के लिए 50% की वित्तीय सहायता दी जाती है। सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठन को मिलने वाली सहायता 80% तक पहुंच जाती है। पराली जलाना खुद किसानों को भी हानिकारक है, क्योंकि इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर बुरा असर पड़ता है। यही वजह है कि सरकार पराली को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है और वैज्ञानिकों ने भी इससे निपटने के नए नए तरीके खोज रहे हैं। ऐसे तरीके जिनसे पराली समस्या के बजाय समाधान में तब्दील हो जाएं। वैज्ञानिकों ने पराली के लिए बायोडिकम्पोजर बनाए हैं और कई तरह की मशीनें तैयार की हैं। पूसा डिकम्पोजर, हैप्पी सीडर और कंबाइन हार्वेस्टर पराली प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। इसके अलावा कम पुआल पैदा करने वाली और जल्द पक जाने वाली किस्में भी तैयार की जा रही हैं। जल्द पक जाने वाली किस्मों से किसानों को धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच ज्यादा समय मिल जाएगा। इस समय का इस्तेमाल वो पराली प्रबंधन में कर सकेंगे। धान की पराली से ब्रिकेट भी बनाई जा रही है। ब्रिकेट दरअसल एक तरह की ज्वलनशील ईंट है, जिनका उपयोग थर्मल पावर प्लांट में कोयले के साथ मिलाकर किया जा सकता है। मोटे तौर पर पराली प्रबंधन 2 तरीके से होता है। इन सीटू यानी जहां पराली उत्पन्न हो रही है, वहीं निपटान और एक्स सीटू यानी खेत से बाहर ले जाकर निपटान। फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत केंद्र सरकार अब तक पंजाब और एनसीआर राज्यों को 3,333 करोड़ रुपए दे चुकी है। ये रकम व्यक्तिगत किसानों, कस्टम हायरिंग केंद्रों और सहकारी समितियों को पराली प्रबंधन की सुविधाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने में खर्च हो रही हैं। दूसरी ओर सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 2 साल के दौरान पराली जलाने के मामलों में भारी कमी आई है। 15 सितंबर 2022 से 29 अक्टूबर 2022 के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, राजस्थान और दिल्ली में पराली जलाने के 13,964 मामले दर्ज किए गए। 2023 की इसी अवधि में इनकी संख्या घटकर 6,391 रह गई। राजवीर जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी हमने रिपोर्ट में भी बताया कि फसल जलाने के जो मामले, जो आंकड़े दर्ज किए जाते हैं, हालांकि उसमें कमी आई है, लेकिन देखिए अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, वो नहीं घट रहा है, वो वैसे ही बना, ज़्यादा ही हम देख रहे हैं स्थिति ख़राब हो रही है। प्रेजेंट सिनेरियो अभी तक क्या है किसानों के स्तर पर भी, और जो हम उपाय अपनाने की बात करते हैं, उन दोनों को अगर हम जोड़ कर देखें। अंजू जी, उत्तरी भारत की मैं बात करूं, धान का क्षेत्रफल जो है वो 1 करोड़ हेक्टेयर के करीब है। पंजाब के अंदर 32 लाख हेक्टेयर है, हरियाणा में 15 लाख हेक्टेयर है और 53 से 55 लाख हेक्टेयर उत्तर प्रदेश के अंदर रकबा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब धान को कटाई की जाती है तो उसके बाद पराल पैदा होता है।
और जो ये संकट जो आप बता रहे हैं कि पराली को जलाने का किसान क्यों करते हैं, उसके कई मूलभूत कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि किसान के पास समय नहीं होता और उसको अगली फसल की बुआई करनी होती है, तो वो जल्दबाजी के अंदर अपनी पराली को जला देता है और उसके बाद आगे का काम करता है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो रीजन रहा है, उसके अंदर रहा है कि जो धान की कटाई की जाती है वो कंबाइन हार्वेस्टर से की जाती है। कंबाइन हार्वेस्टर जब हार्वेस्ट कर लेता है तो उसके बाद पराली यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होती, तो उसके कारण किसान के पास उस तरह का कोई उसके पास सॉल्यूशन नहीं है कि उसको किस तरह से मैनेज करें। इसका एक सरल सा तरीका हमने निकाला था कि जो कंबाइन होते हैं उसके पीछे एक सुपर एसएमएस लगा देते हैं, तो वो पूरी की पूरी जो पराली होती है उसको यूनिफॉर्मली खेत में बिछा देते हैं, तो उसके बाद उसको मैनेज करना और आसान हो जाता है। जो प्रॉब्लम एक मशीन ने स्टार्ट की थी उसका सॉल्यूशन मशीन ने निकाल के दिया। फिर अब मार्केट के अंदर कई ऐसी मशीनें आई हैं जिससे बहुत सरल तरीके से हम पुराल के अंदर ही गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। एक बात तो है ये। दूसरा जो आपने पूछा था इसका सॉल्यूशन क्या है, तो जैसे खेत के अवशेष खेत में रखते हैं तो वो तो हो जाता है इन सीटू बोलते हैं हम रेजिड्यू मैनेजमेंट, जबकि उसकी बेलें बना के, ऐसे बेलर्स भी आ गए हमारे पास जहाँ पे उनकी बेलें बना के खेत से बाहर ले जाते हैं और उसका जो औद्योगिक जो इकाइयाँ हैं वहाँ पे उनका यूज़ किया जा सकता है अलग अलग वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एक्स सीटू मैनेजमेंट। 5 साल पहले हमारे पास ये दिक्कतें थी, हम किसानों के पास जाते थे, उनको बोलते थे कि पराली को आग ना लगाओ, तो क्योंकि उनके पास मशीनें नहीं थी तो उनके पास कोई विकल्प ज़्यादा थे नहीं, तो वो आग लगा देते थे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छी स्कीम स्टार्ट की जिसको हम CRM स्कीम बोलते हैं, और उसके अंदर उस स्कीम के तहत किसानों को हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में मशीनें अनुदान पे दी गई। आज तक का यदि मैं मानूं तो करीब 2.5 लाख मशीनें जो हैं वो किसानों को अनुदान पे दी गई है। इसमें जो इंडिविजुअल फार्मर है, किसान है, वो उसको 50% अनुदान देते हैं, और यदि ग्रुप मिलके कस्टम हायरिंग सेंटर यदि वो स्टार्ट करते तो वो सब्सिडी 80% तक भी थी। अब आप देखेंगे कि पंजाब के अंदर करीब 1.25 लाख से ज़्यादा मशीनें किसानों के पास है, हरियाणा में 80 से 90 हज़ार मशीनें किसानों के पास है, उत्तर प्रदेश में भी किसानों के पास मशीनें हैं। लेकिन क्योंकि मैकेनाइजेशन पंजाब में सबसे ज़्यादा है तो वहाँ पे इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती है। आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे 2 या 3 हज़ार जो सैटेलाइट से हम इनकी गणना करते हैं आग लगने की घटनाओं की, तो उसके अंदर 2 या 3 हज़ार टोटल पूरे उत्तर प्रदेश में, जबकि एरिया देखो 55 लाख के आसपास होता है हेक्टेयर। हरियाणा में भी वो फिगर 2 या 3 हज़ार के आसपास ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन पंजाब के अंदर वो फिगर जब आप देखेंगे, ठीक है एरिया ज़्यादा है वहाँ पे, रकबा ज़्यादा है, लेकिन उस हिसाब से उनकी जो जलाने की प्रक्रिया वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन पिछले 5 साल में आप देखेंगे तो लगातार इन गणनाओं के अंदर ये जो आग लगने की घटनाएं इसमें कमी आई है। पिछले साल के साथ यदि कंपेयर करूं तो इस साल की गणनाओं में भी 35 से 40% की कमी हुई है। लेकिन देखिए, भले आप बता रहे हैं कि कमी हुई है, समस्या तो ज्यों की तो बनी हुई है। हालांकि जो किसान अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं उसकी सराहना है, किसान जागरूक हो रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, लेकिन जब तक पूरी तरीके से बंद नहीं किया जाएगा तब तक समस्या यूं ही बनी रहेगी। कविता जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, हम बात कर रहे हैं किसानों की, किसान पराली जला रहे हैं। हम लोग हर साल ये प्रोग्राम करते हैं, आपको भी याद होगा कि नवंबर के महीने में हम अक्सर ये प्रोग्राम करते ही हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है और हमारा मकसद ये होता है कि किसान अवेयर हो, किसान समझे कि उसे क्या करना है। लेकिन इसके साथ साथ अच्छी बात ये रही कि ठीक है, मौसम ने हमारा साथ दिया, बारिश हुई और वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है थोड़ा सुधरा। लेकिन वही आम लोग हम हर बार पराली को दोष देते हैं, लेकिन आम लोगों ने क्या किया, दिवाली पर हमने इतना कहा कि पटाखे ना जलाए दिल्ली और NCR के लोग, लेकिन उसके बाद अचानक से जो सुधार हमने देखा था एयर क्वालिटी में वो बिगड़ गया। तो मेरे ख्याल से छोटा बच्चा हो, स्कूल, कॉलेज, युवा, चाहे वो खेती से सीधा संबंध ना रखते हो, लेकिन कम से कम वो अपने स्तर पर जिम्मेदारी निभा सकते हैं, जब दिल्ली के लिए खास तौर पर कहा जा रहा है। देखिए, मेरा जो ग्राउंड लेवल पे एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि जो कोई भी समस्या का समाधान ना तो सरकार अकेली निकाल सकती है, ना समाज अकेला निकाल सकता है। सरकार है ही इसीलिए कि जो भी सोसाइटी में हमारे पास
चैलेंजेस हैं उसकी पॉलिसी निकाले, उसे ग्राउंड वर्क पे उतारे, और लोगों का सहयोग इसके लिए सबसे पहले मैं मानती हूँ ज़रूरी है। उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, कितनी भी अच्छी आप सोचो एयर पोल्यूशन की आप पॉलिसी निकालो। जैसे कि इसी दिवाली पे आपने बात करी कि दिवाली से पहले मैंने खुद ने इतनी सोशल अवेयरनेस के कैंपेन किए, हर मीडिया पे बहुत लोगों ने कोशिशें की कि इस बार चलो लोग जो हैं पटाखे ना चलाएं, प्रदूषण कंट्रोल करने में आपकी भी भागीदारी। लोग कहते हैं हमारी थोड़ी है, मैं कहती हूँ आप थोड़ी सी तो दो, एक कदम तो बढ़िए, आप कम से कम अपना हाथ बढ़ाएं। वो कहते हैं ना साथी हाथ बढ़ाना, तो यहाँ तो साथी हाथ ही नहीं बढ़ा रहे हैं और जो सरकार है वो अकेली क्या करेगी। तो जब हम आगे बढ़कर, समाज जब आगे बढ़कर, कम्युनिटीज जब आगे बढ़कर, बच्चे भी जब आगे बढ़कर अपने माँ बाप के साथ, फैमिलीज के साथ सहयोग देंगे, तब तो जाके थोड़ा मार्जिनल डिफरेंस हमें दिखेगा। अब हम सब जो है, मैं खुद भी पूरे साल ये कहती हूँ कि हम सरकार क्यों नहीं बात करती पराली की, स्टबल बर्निंग की। ये सच है कि पूरे साल हम सोते रहते हैं और अक्टूबर नवंबर में जब पराली जलनी शुरू होती है तब हम कहते हैं पंजाब के खेतों को देखो, हरियाणा को देखो, इसको ब्लेम करो, फिर स्टेट गवर्नमेंट की लड़ाई झगड़े सब चलते हैं। असली बात यह है कि पूरे साल काम नहीं हो रहा है इस फील्ड में। और दूसरी बात मैं मानती हूँ कि लोगों की जिम्मेदारी, सोशल अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सार्वजनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी सोसाइटी में अभी पूरी तरह से मिसिंग है। तो कायदा ये बनता है कि हाथ मिलाकर हम काम करेंगे, ना कि कोई भी चीज अगर नहीं आती है पहले जनता ये कहती है हमें क्या लेना देना, अपने हाथ मल के लोग बैठ जाते हैं कि हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है, जो करेंगे अरविंद केजरीवाल करेंगे, जो करेंगे मोदी जी करेंगे। अरे आप इस देश के नागरिक हो, आपने वोट दिया है, आपका हक है, और सिवाय हक, सिर्फ हक नहीं मांगना है, हमें अपनी ड्यूटी भी तो निभानी है, आपका भी तो कोई कर्तव्य बनता है। तो मैं तो इस वर्ष जो है, क्योंकि मैंने दिवाली पे देखा है क्या बुरा हाल हुआ है दिल्ली का, कि जो AQI बारिश के कारण थोड़ा नीचे आया था वो शूट होके 10 टाइम्स हो गया अगले दिन सुबह। तो वो एक रात में पराली का जोर नहीं था। इस बार का जो दिवाली के बाद का प्रदूषण है वो पूरी तरह से हमने खुद जनरेट करा है। तो मैं समझती हूँ कि थोड़ा शर्मनाक भी है ये, मगर सबको जो है आप अवेयरनेस लाइए, क्योंकि अल्टीमेटली हॉस्पिटल जो जा रहा है वो आप ही के घर का बच्चा है और आप ही के घर का वृद्ध आदमी है, कोई सरकार का वो नहीं है, वो आपकी फैमिली के ही लोग हैं जो सफर कर रहे हैं जी। तो मेरे जैसे लोग जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आपसे पूरे साल हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं पोल्यूशन मत करो, पानी गंदा मत करो, हवा गंदी मत करो। तो ये पर्सनल हमारा एजेंडा नहीं है, ना मीडिया इतना, देखो कितना मीडिया इसको आगे ला करके बातचीत करती है, मगर आप जब तक दुनिया का लोगों का सहयोग नहीं होगा, मेरे ख्याल से ये सारी अच्छी पॉलिसीज हैं वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल, देखिए जन भागीदारी के बिना कोई भी योजना या फिर कहे कोई भी प्रयास कामयाब नहीं हो सकता। जब वो योजना समाज के लिए, आम नागरिकों के लिए है, तो ऐसे में हर स्तर पर आपको जिम्मेदारी समझनी होगी। यही कहना कविता जी का भी। अब मैं डॉक्टर हरमिंदर जी आपसे जानना चाहूँगी, देखिए आप किसान हैं और प्रगतिशील किसान हैं, किसानों के साथ जुड़कर काम करते हैं, पंजाब से संबंध रखते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि बीते कुछ वर्षों में जैसा हम देख रहे थे कि खासतौर पर लास्ट एक डिकेड की बात करने, एक दशक की, तो ये पराली की समस्या लगातार बनी ही हुई है। क्या इन प्रयासों से, इस अवेयरनेस से किसान समझ रहा है, या फिर ये उसकी, ये सीधी सी मुझे समझाए कि ये क्या वाकई में उसकी मजबूरी है जिसे हम किसानों के मुंह से सुनते हैं कि हम करें क्या, या फिर उसमें अवेयरनेस की कमी है? मैम एक टाइम था जो इसको ना हम लोग एक सीजन का काम लेके चल रहे हैं कि एक सीजन का काम है, 2023 का काम है, ये 5-7 साल का काम है। पहले तो हमने फार्मर को लगा लिया इस चीज के ऊपर कि तूने ऐसे खेती करनी है। अब उसको हम लोग बोल रहे हैं कि तुम्हें प्लाव करने की जरूरत नहीं है, मशीनें हैं, तुम डायरेक्ट सोइंग कर दो। तो उसके अंदर फियर जो है ना, ये एक डर है फार्मर के अंदर, वो निकालने की जरूरत है। यहाँ पे एक्सटेंशन एजुकेशन काम करेगा। एक्सटेंशन एजुकेशन की नॉर्थ में बहुत काम करने की जरूरत है। गवर्नमेंट काम कर रही है लेकिन स्टाफ कम हो गया, स्टाफ कम है लेकिन उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो स्टाफ की जरूरत है। दूसरा, जो लोग ना काम कर रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे, पंजाब में भी हरियाणा में भी काम हो रहा है, जो लोग काम कर रहे हैं, हमें धुआं उठता तो दिखता है, हमें आग तो दिखती है, लेकिन जो काम कर रहे हैं लोग अपने पास से पैसे खर्च के, अब पोटैटो के, जो पंजाब की सिर्फ बात करूं, आलू के अंडर जितनी भी लैंड है, फार्मर उसमें आग नहीं लगाते, लेकिन पराली को मैनेज करने के लिए उसको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है
कि वो बेनिफिट देख चुके हैं कि हमें बेनिफिट मिलते हैं। वो सोइंग करने के एमबी प्लाव यूज करते हैं, बाकी मशीनें यूज करते हैं। सरकार ने अगर सब्सिडी दी है तो फार्मर ने अपना हिस्सा भी डाल के उसमें बड़ी मशीनें ली हैं, बड़े ट्रैक्टर लिए हैं। ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव है, लेकिन ये ना सोसाइटी की प्रॉब्लम है। अगर सोसाइटी जिंदा रहेगी तो ही सोसाइटी जिंदा रहेगी। अब पोल्यूशन जो दिल्ली की बात हमेशा होती है, इस बार तो दिवाली के ऊपर ही आपने क्लियरली देख लिया, पंजाब में तो बर्निंग हो ही नहीं रही थी दिवाली के दिन। उसके एक दिन पहले भी बर्निंग नहीं हुई। बारिश होगी, बारिश से जो एयर क्वालिटी है वो अच्छी हुई है, लेकिन उसके अगले दिन, दिवाली के अगले दिन इतना धुआं क्यों हुआ? पंजाब में तो बर्निंग के केस ही बहुत कम होंगे उस दिन, क्योंकि वहां पे बारिश हुई थी, वहां पे हार्वेस्टिंग भी बंद थी, सोइंग भी बंद थी। सो ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है, ये सोसाइटी को ही मैनेज करनी पड़ेगी। जी, तो देखिए हरमिंदर जी का कहना है कि सिर्फ किसान नहीं, सोसाइटी यानी आम लोगों की भी ये समस्या है जो शायद समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सर, कुछ आप कहना चाहते हैं? अंजू जी, मैं इस बात से बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ जी कि ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली थी हमें ये ऑब्जर्व करने की कि भी बारिश हुई, उसके बाद AQI डाउन आया बिल्कुल नॉर्मल लेवल के ऊपर, अगले ही दिन दिवाली आ गई। तो इसका मतलब जो हम बात करते हैं कि पराली का धुआं के दिल्ली को चैम्बर बना देता है, ये इस बात से हमें लर्निंग लेनी होगी कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ अंश उनका जरूर आता होगा, लेकिन ये बात प्रूव करती है कि क्योंकि वहां तो आग लग ही नहीं रही थी, जो पराली थी वो गिल्ली हो गई थी बारिश के कारण, वो आग लगा ही नहीं पाए। और यहाँ पे अगले दिन फिर आपका AQI बहुत ऊपर चला गया था। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि सिर्फ पराली का धुआं ही जिम्मेवार है, ऐसा नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जो सिद्धू साहब ने कहा कि काम करने की बहुत सख्त जरूरत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। इसके अंदर मैं ये आपको बताना पाऊंगा, जो साइंस ऑफ स्केलिंग जिसको हम कहते हैं ना, प्रचार और प्रसार का जो विज्ञान है, उसकी यदि बात करें तो कोई भी चीज को हम, नई चीज जो भी लेके आते हैं ना, उसको स्टार्टिंग के अंदर एस्केप वेलोसिटी चाहिए हमें। मतलब उसके अंदर 0 से 1 को लाने में सबसे ज्यादा ताकत लगती है। 1 से 10 हो जाता है या 10 से 100 हो जाता है, 10 गुना होता है, लेकिन 0 से 1 पे तो जो स्टार्टिंग किया था, और साइंस ऑफ स्केलिंग या साइंस जो प्रचार प्रसार का जो एक नियम है, उसके अनुसार यही है कि चीजें धीरे धीरे आगे आती है। एकदम रातों रात कुछ हो जाएगा ऐसा मतलब जो जादू की छड़ी नहीं होती है। किसान जो है वो, उसका लाइवलीहुड भी तो इफेक्ट हो रहा है ना। वो जब विश्वास हो जाएगा कि नहीं ये बात ऐसा हो सकता है, फिर वो अडोप्ट करेगा। और मैं ये बता दूं कि आज के दिन यदि इसका एडॉप्शन मशीन का यूज जो पराली को संभालने के लिए किया गया है, वो इस लेवल तक पहुंच गया है कि हम उस लेवल पे आ गए कि अब पीछे मुड़ के नहीं हो सकता। और जो किसान उस मतलब ऐसे ऐसे किसान हैं जो एक किस्म से रोल मॉडल बन गए हैं कि भाई देखो पराली मैं संभाल रहा हूं तो आप भी करके देखो, उनकी तादाद आज के दिन काफी अधिक है। और ये एकदम आने वाले 2-3 साल में आप देखना ग्राफ, जो लेगार्ड्स होते हैं ना, देखो पहले भी देश के अंदर अभियान चले, चाहे पोलियो उन्मूलन अभियान था, या हम कोविड का ही रिसेंटली एग्जांपल लें आप, तो कोविड के अंदर क्या हुआ कि वैक्सीन आई, लोगों को कहा गया कि भाई आप वैक्सीन लगाओ, बहुत सारे लोग थे जो पीछे हट गए। प्राइम मिनिस्टर खुद आए कि नहीं देखो मैं लगा रहा हूँ। उधर पोलियो की बात आई तो अमिताभ बच्चन जी आए कि नहीं ये हमें करना है। तो बहुत सारी चीजें होती है लोगों के अंदर, जो जब लाइवलीहुड की बातें आती है ना, तो किसान 20 बार सोचता है। जब उसको पूरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ दिस इज द सॉल्यूशन, तो वो उसको जरूर अडॉप्ट करेगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि यदि जितनी मशीनें अवेलेबल है उनको पूरी रूप से, पूरी सुचारू रूप से चला दिया जाए, उनको पूरा ट्रेंड कर दिया जाए। एक्सटेंशन की बात भी सिद्धू साहब ने उठाई, मैं ये मानता हूँ किसानों के साथ और ज़्यादा काम करने की जरूरत है। और जो गरीब और छोटा किसान होता है वो इस तरह का रिस्क लेते वक्त बहुत ज़्यादा डरता है। जी बिल्कुल, देखिए उसको हर बार अपनी फसल पैदा करनी, काटेगा, मंडी बेचेगा, जो पैसा आएगा उसी से उसको पूरा अपना साल चलाना है। तो सही बात है कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एडवेंचरस नहीं हो सकता, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता जब तक वो पूरे तरीके से आत्मविश्वास में ना आए कि हाँ मैं ये अगर तरीका अपनाऊंगा तो इससे मेरी उपज पर, मेरी फसल पर, मेरे आर्थिक विकास पर किसी तरह का इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट या प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बात भी वाकई में गौर करने वाली है। तो मैं अब लवलीन जी आपके पास आना चाहूँगी। देखिए काफ़ी समय से पूसा इस पर काम कर रहा है कि ऐसे टीके बनाए जाए, ऐसे तरीके अपनाए जाए जिससे जो पराली है वो खेत में ही खाद में तब्दील हो जाए। किसानों का कहना है कि इतनी जल्दी तब्दील नहीं होती है, कच्ची रह जाती है और अगली फसल में बहुत तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इस दिशा में हम और आगे बढ़े हैं, क्या कुछ और तरीके इसमें पैदा किए गए या फिर उस टीके को और बेहतर किया गया है जिसे किसान अपना सकते हैं?
जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमने ये काम 2017 में शुरू किया था और पंजाब, हरियाणा, यूपी के कई एकड़ में हमने इसका जो है प्रयोग किया। तो शुरू में जो हमने लिक्विड कल्चर, जिसको कि पूसा डिकम्पोज़र कहते हैं, काफ़ी एकड़ में हमने डाला और हमें बहुत अच्छे मतलब उसके सफल रिजल्ट्स मिले। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम कर रहे थे तो किसानों के सुझाव हमारे पास आते रहे। तो उनको सबसे पहले तो हमने 2017 से किसानों के बीच जाना शुरू किया और एक ही नारा रखा, जलाना नहीं गलाना है। ये हमने नीति आयोग के साथ पूरा परियोजना में काम किया और ये एक हमने अपना नारा और स्लोगन बनाया। किसान जहाँ भी जाते थे किसानों ने उसको अपनाया और उन्होंने उस पर काम भी किया। हमने पूसा डिकम्पोज़र को पहले तो लिक्विड में दिया, फिर हमने कैप्सूल में दिया और कैप्सूल से किसान खुद तैयार करता था। लेकिन जैसे भी डॉक्टर राजवीर ने कहा, कोविड आया और वो सब आया, तो हमें भी लगा कि कहीं जीवाणु के साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो अब हमने उसको और किसानों के मतलब आप कह सकते हैं आराम से प्रयोग करने के लिए उसको एक रेडी टू यूज़ पाउडर फॉर्म में दिया। जैसे कि 2 मिनट में मैगी बनती है, वैसे ये सीधा आप घोलिए और इसको करिए। इसके अलावा हमने किसानों को जागरूक किया कि फसल अवशेष जो कि हम सोचते हैं कि इसको फेंक देंगे या इसको बेच देंगे या कुछ, ये भी जो छोटे किसान हैं उनके लिए एक सोना है। इसमें भी अच्छे पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। और जैसे आप जाएंगे तो पंजाब, हरियाणा और यूपी में जितनी भी हमारी मिट्टी है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की कमी आती जा रही है। तो फसल अवशेष को अगर खेत के अंदर ही हम प्रबंधन करेंगे, चाहे वो पराली हो या कोई भी अवशेष हो, तो आपको मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और इसके अलावा प्रदूषण भी नहीं होगा। लेकिन जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि समय बहुत कम है। हमारे पास भी एक चैलेंज आया कि जो हम पहले सबसे पहले प्रयोग किया तो उसको 25 दिन लगे थे, फिर हमने उसको और इम्प्रूव करते करते अब जो हमने लेटेस्ट किया था उसका हमारा 15 से 18 दिन में बिल्कुल खेत के अंदर ही 15 से 18 दिन में गल जाएगा। हाँ, निस्तारण हो गया। गलने का मतलब ये नहीं है कि वो संपूर्ण गल जाएगा, वो इतना गल जाता है कि किसान अपनी बुआई जो है समय से कर लेता है। उसके बाद वो धीरे धीरे अपने जो पोषक तत्व है उस खेत में देता रहता है। ये तो सबसे सरल विकल्प है। लेकिन कुछ किसान जैसे कि सिद्धू सर ये कहेंगे मेरे को नहीं करना, मेरे को तो खाद बनानी है। तो हमने खाद का भी, जैसे आप देखते खेतों में जाइए या गांव के बाहर जाइए तो पराल पैरों के नीचे आता है, 6-6, 7-7, 8-8 महीने जो है ऐसे पड़ा रहता है। तो अगर आप कंपोस्ट का टीका जो है उसमें लगाएंगे तो आपकी खाद बनाने की प्रक्रिया भी जल्दी हो जाती है। किसान को सारी विधि विधान पता ही है। आप जानते हैं हमारे पूर्वज भी खाद बनाते थे। तो वही फसल अवशेष, गोबर और कल्चर मिलाइए और आप जो है 90 दिन से लेके 120 दिन में, समय के हिसाब से ठंड में थोड़ा 120 दिन लग जाएंगे और गर्मियों में 90 दिन, तो बहुत अच्छी खाद बनाते हैं। तो इस तरह से हमने किसानों को जागरूक किया। पिछले 3 साल से जो है मैं आपको बता दूं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में लगातार इसका जो डिकम्पोजर का प्रयोग का क्षेत्रफल जो है बढ़ रहा है। शुरुआत हमने 3,000 एकड़ से की थी और इस साल जो है दिल्ली में तो बहुत ही कम खेती होती है तो 5,000 एकड़ में हम स्प्रे करवाया है। हरियाणा में 1,000 और बाकी दूसरी कंपनियों ने, पंजाब में 8,000 प्लस दूसरी कंपनी। सबसे अधिक जैसे सर यूपी में कम होता है, यूपी में 17 लाख एकड़ एरिया में जो है पूसा डिकम्पोजर का प्रयोग किया जा रहा है। तो किसान जागरूक भी है, किसान अपनाना भी चाहता है और जैसे डॉक्टर राजवीर कह रहे थे कि हमको उसको थोड़ा समय देना है। धीरे धीरे जब समय आएगा उसको पता लगेगा ये चीज़ मेरे इस फायदे की है, वो उसके फायदे की है, तो बहुत फायदा होगा। और किसान भी कौन है? हम ही किसान हैं, तो हमें ही उनको जागरूक करना है। और आज का किसान तो आप जानते हैं प्रोग्रेसिव फार्मर जो है बहुत पढ़ा लिखा किसान है, तो वो प्रयोग करता है और हमें सुझाव देता है, तो उसी सुझावों से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी, आप कुछ अंजू जी, मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। जैसे लवलीन जी ने कहा, मैं इस बात से सहमत हूँ कि किसान का जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा हम बंद नहीं कर सकते कि सब इनकी गलती है प्रदूषण की, क्योंकि अभी पीछे 10 दिनों में मैं आपको अपना पर्सनल आंखों देखा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने खुद छतरपुर में मांडी गांव के पास
1-1.5 किलोमीटर पर जो वेस्ट था, प्लास्टिक वाला कूड़ा जो था, वो सब जलते हुए देखा है दिवाली से 2 रात पहले। ऐसी आग लगी थी जैसे जंगल में लगी होती है। आप समझिए कि वो कौन जिम्मेदार है, या तो वहाँ के कर्मचारी हैं जो सफाई के लिए हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट हमारा बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और हम इतना बेधड़क कूड़ा जलाते हैं। इतने हमारे माउंटेन्स के पहाड़ बने हुए दिल्ली और एनसीआर में, तो मैंने जलते हुए देखा। आप मानोगे, एज एक जिम्मेदार क्योंकि नागरिक हूं, तो मैंने उसको डिपार्टमेंट को टैग करा, दिल्ली गवर्नमेंट ये वो, और 1 घंटे के अंदर उन्होंने आके वो आग बुझा दी। जी जी। तो इसका मतलब ये है कि आग तो अगर गलती कोई कर्मचारी कर रहा है, तो नागरिक भी बढ़ करके अगर अपने आप को समझे कि मैं भागीदार हूं और कंप्लेन करे या कुछ करे, और अगर फिर भी अगर उस बात की पूर्ति नहीं है, तब मैं मानूंगी किसी की गलती है। देखिए, गलती करी कर्मचारी ने, उसने आग लगाई जो कि गलत है, मगर फिर भी अगर हम रिपोर्ट करते हैं तो उसमें जो है एक्शन हो रहा है। दूसरी बात यह है कि खूब पराली मैंने खुद जलते हुए देखी है। 15 दिन पहले यहाँ से मैं जयपुर जा रही थी, बॉर्डर पे बहुत पराली जल रही थी। 1-1.5 किलोमीटर पे कम से कम 10 फार्म पे आग लगी हुई थी, तो पराली तो जली है। जी नहीं, यहाँ पे एक ही पराली का जो जलने का इंसिडेंट्स होते हैं वो दिन पर दिन बदलते हैं। किसी दिन ज़्यादा जलती है, किसी दिन तो प्रदूषण का स्तर भी जो है उसी तरह बदलता है। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, हर स्तर पर जिम्मेदारी हमें निभानी होगी, और जैसा कि हमें लवलीन जी भी बता रही कि ऐसा टीका डेवलप किया गया है जिसे हम डिकम्पोजर कहते हैं, जो पराली को डिकम्पोज करके उसे खाद में तब्दील कर देता है। और इसमें भी साल दर साल इम्प्रूवमेंट हो रही है। आप किसानों की तरफ जो सुझाव जाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसको और बेहतर किया जा रहा है। यानी कि इस छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहे आप विचार विमर्श। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं पराली की। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पहले भाग में हमने बात की पराली की समस्या, उससे होने वाले प्रदूषण की, और कौन से उपाय हमारे किसान अपना सकते हैं जिससे पराली का निस्तारण किया जा सके या फिर उसका निपटान कर सकें। लेकिन अब हम बात करेंगे दूसरे पक्ष की, कैसे यही पराली उन्हें पैसा दे सकती है। पराली से हरियाली तो आएगी, लेकिन साथ ही साथ आपकी आय में भी इससे वृद्धि होगी। कैसे, जानते हैं। आइए तो बातचीत की शुरुआत करते हैं ब्रेक के बाद। राजवीर जी, हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं और सरकार भी स्टार्टअप्स को काफ़ी प्रोत्साहित करे, और कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जिनसे मैं खुद मिली हूँ कि पराली की ऐसी चीज़ें बनाई जा रही, प्लेट्स बनाए जा रहे हैं, कप बनाए जा रहे हैं, जहाँ हम एक तरफ कह रहे हैं कि प्लास्टिक को ना इस्तेमाल करें, और एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो कृषि अवशेष है, जो अपशिष्ट है, उसके ऐसे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो कि किसान उस दिशा में अपनी भूमिका निभा करके कमाई भी कर सकता है, और साथ ही एक बहुत ही बेहतर और सकारात्मक इसका निपटान या फिर कहें इसको दूर करने की जो समस्या है उसमें भी वो लाभ ले सकता है। अंजू जी बिल्कुल सही कहा कि पराली खुशहाली भी, क्या रास्ता खुशहाली की तरफ भी है, पैसे की तरफ भी है, प्यार की तरफ भी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पराली का सही सदुपयोग किया जाए। यदि उसको धरती में, ज़मीन में डाला जाए तो देखो धरती माँ का प्यार मिलेगा, क्योंकि वो धन्य हो जाएगी। उसको अपना ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने, जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि 1 हेक्टेयर के अंदर यदि हम पराली को खेत में ही रखते हैं तो 12 कट्टे जो फर्टिलाइज़र के होते हैं उसके बराबर होती है। और यदि इसके प्रोडक्ट बनाएं तो प्रोडक्ट, जैसे आपने थोड़ा इशारा किया, इसके अलावा भी मैं कुछ एक और बातें करूंगा कि कुछ ऐसे प्लांट्स लगे हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्री लगी है जिसके अंदर पराली बेस्ड के रूप में लिया जाता है। जैसे पानीपत के अंदर आप जानते हैं कि इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए पराली के बेस से इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए एक प्लांट लगा है, बहुत बड़ा प्लांट है। इसी तरह संगरूर के पास लहरा गगा है, उसके अंदर बायो सीएनजी का प्लांट लगा है, जिसके अगेन पराली को ही बेस माना गया है। तो इस तरह की जो चीजें बायो सीएनजी के बारे में थोड़ा बताएंगे सर? बायो सीएनजी, जैसे आप सीएनजी यहाँ बेचते हैं, वो पराली के फर्मेंटेशन से गैस निकलेगी। अच्छा। बायो सीएनजी को पैक करके रोजगार के बड़े अच्छे साधन बन सकते हैं उसके अंदर, और पूरे एरिया के अंदर, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर हम उसकी सप्लाई कर सकते हैं। जी। अभी वो पायलटिंग हो रही है, उसका स्टार्ट किया गया है, तो उसके यदि रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे तो उस तरह के प्लांट्स पंजाब के, हरियाणा के या उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में और ज़्यादा लगाए जा सकते हैं इस तरह के प्लांट। इसके साथ साथ बहुत अच्छी बात है, आपने पता है कि ईंट बनने के जो भट्टे होते हैं
वो भी ईंधन की तरह। अलग अलग जगह पे, जैसे मान लो मैं पंजाब की बात करूं तो 2400 के करीब ऐसे भट्टे हैं। गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना इसके अंदर कोयला इतनी दूर से लेके आते हैं, आप कोयला को जलाया जाता है, क्यों ना पराली को जलाया जाए। तो पराली के ब्रिकेट्स बनाने का प्लांट्स लगे हैं, जिसके अंदर वो ब्रिकेट्स आएंगे तो वो सीधा कोयले के साथ साथ 20% तक उनको मिलाया जा सकता है। और ये 20% के लिए तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर भी निकाल दिए हैं, मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया ये डिसीजन के भट्टों के अंदर कंपलसरी आपको 20% जो पराली के बेस्ड ब्रिकेट है उनको लगाया जाएगा। इसी तरह देखें गत्ते की फैक्ट्री है, या ये जो आप स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, ऐसे नौजवान साथी हमारे जिन्होंने इसके बारे में सोचा, कुछ टेक्नोलॉजी इधर उधर से बेचारों को पूरा पता भी नहीं था, और उन्होंने वो उसके ऊपर खुद के एक्सपेरिमेंट करके इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जो आप बता रहे हैं कि अब तो शादियों के अंदर जो चम्मच से लेके प्लेट सारी चीज़ें पराली बेस्ड उन्होंने तैयार करके और वो बेच रहे हैं और मार्केटिंग कर रहे हैं। अब इसके अंदर बात ये आती है कि इसके अंदर आम किसान को कैसे जोड़ा जाए। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे हैं जो सक्सेसफुल स्टोरी है, कई लोगों ने बड़ा अच्छा पैसा भी कमाया इसके अंदर। आम किसानों कैसे इसके अंदर जोड़ा जाए, तो इसके अंदर जो समन्वित वे जो है ना, इंटीग्रेटेड दोनों, जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे हम इसको धरती में मिला लें, जहाँ पे कुछ मुश्किलें आ रही हैं, जहाँ पे बेलर्स अवेलेबल है वहाँ पे हम इनके गांठे बना के इंडस्ट्री को सप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर रोज़गार के बहुत अच्छे साधन निकल के आ सकते हैं। और जो आने वाले समय में आप देखना कि पराली के रेट लगेंगे कि भाई मैं पराली खरीदने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन क्योंकि इसके अंदर अभी आम जो जनमानस, किसान जनमानस है वो अभी जुड़ा नहीं है, उनको पूरा इस तरह के सक्सेस स्टोरीज उन तक पहुंची नहीं है कि इस तरह से भी किया जा सकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस तरह की चीज़ें आगे जाएगी और आम किसानों तक पहुंचेगी और वो उसमें भागीदार होंगे, तो ये एक मुहिम बनेगी और वो उसका रास्ता वही होगा। जी बिल्कुल, तो हमें भी इंतज़ार उस दिन का जब किसानों के पास वो पराली रुके नहीं और उसकी इतनी डिमांड हो कि किसान उससे अच्छी कमाई भी कर सके। लवलीन जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मैं इस पे एक और चीज़ ऐड करने, जैसे इन्होंने बताया इथेनॉल प्लांट, CBG प्लांट्स लग रहे हैं, फिर इसमें से जो फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है अब उसकी भी गाइडलाइंस आ गई है, तो उसको भी एक आप प्रोडक्ट की तरह डाल सकते हैं। और जैसे अब तो पेरी अर्बन एरिया सब जगह है और हर किसी को गमलों का और किसी न किसी चीज़ का शौक होता है, पराली के गमले ले लो, फिर पराली की खाद भी ले लो, तो ये सब चीज़ें जो है यंग लोगों के लिए बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप का मौका मिलेगा और पर्यावरण भी जो है हमारा सुधरेगा। ये बहुत अच्छी एक चीज़ होगी। जी कविता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये सब बातें सुन के बड़ी प्रोत्साहित हो रही हूँ कि देखिए कि पराली का जो धुआं है वो भी नहीं उठेगा और लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो सभी लोगों को मुझे लगता है इस नॉलेज से हमें फ़ायदा लेना है और बल्कि अप्रोच करें गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को और अंडरस्टैंड करें कि पराली से क्या क्या पदार्थ आप बना सकते हैं। अभी दिवाली पे मुझे भी किसी ने पराली से बने हुए कुछ कप, प्लेट और ऐसे बोल्स भेजे हैं और इतने बढ़िया है वाकई, मतलब इसमें इंडस्ट्रियल स्कोप बहुत है। तो सिर्फ कंप्लेन ना करें, मुझे लगता है हम टेक्निकल नो हाउ को समझें और आगे बढ़ें, तो मुझे लगता है यही एक इसका सही तरीका है। बिल्कुल, और देखिए सरकार भी ग्रीन बिजनेस को काफ़ी प्रमोट कर रही है और हम एक तरफ बात भी करते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना है, प्लास्टिक हमारे खून में घुल रहा है, जीन्स में आ रहा है, तो उस प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए या फिर उसके अच्छे विकल्प ढूंढने की जब बात करते हैं तो पराली से बनी हुई चीज़ें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बाजार इसका काफ़ी वास्ट है, काफ़ी स्कोप है, बहुत तरह की संभावनाएं हैं, बस ज़रूरत है कि एक ब्रिज बने किसान और ऐसे स्टार्टअप्स या फिर ऐसे युवा जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स उसमें ज़रूर मदद भी करेंगे। हरमिंदर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि अभी तक तो हम बात कर रहे हैं कि पराली चीज़ें कैसे बन सकती हैं, किस तरीके से उसे हम खाद में तब्दील करें, जिसके बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनका ये कहना है या फिर जो कि ऐसी किस्मों का भी चुनाव करना चाहते हैं या फिर खोज रहे हैं जहाँ पर पराली एक तो उतनी ज़्यादा शायद ना पैदा हो या फिर ऐसी हो जो जल्दी से उसका समाधान निकाला जा सके। मैम, फार्मर अपने लेवल पे कितने बड़े एफर्ट्स कर रहे हैं ना, ये आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन वैराइटीज़ हैं उनकी जो पराली होती है वो ज़्यादा होती है काफ़ी मतलब क्वांटिटी में, लेकिन फार्मर भी अपने लेवल के ऊपर लगा हुआ है कि मैं कैसे इसको मैनेज करूँ। तो पिछले 2 साल में जो शॉर्ट वैरायटी हैं, स्पेशली एक वैरायटी है PR 126 पंजाब की है, तो उसको बड़े लेवल पे फार्मर ने अडॉप्ट किया है। उसका रीज़न यही है कि उसकी जो पराली है वो इजीली मैनेज हो जाती है। और दूसरा जो हम बाहर निकालने की या बेलिंग की बात करते हैं, सारी इसके ना अलग एक सोल्यूशन नहीं हो सकता, ना तो इसका बेलिंग सोल्यूशन है, ना ही MB प्लॉज या हैप्पी सीडर सोल्यूशन है। इसके अलग अलग
फार्मर की अकॉर्डिंग टू उसकी लैंड के अकॉर्डिंगली सोल्यूशन है। सो फार्मर अगर इसको खेत में ही यूज करता है, इसको मल्चिंग में या इनकॉर्पोरेशन में यूज करता है, तो उसकी इनपुट्स भी कम होती हैं। इनपुट्स की जरूरत जो बाहर से लेकर डालता है, तो वो न्यूट्रिएंट है, जो न्यूट्रिएंट का लॉस होता है उसके खेत में, वो नहीं होगा अगर इसको एज ए ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करता है। सरकार को जो सपोर्ट करने की बात है कि वो जो शॉर्ट वैरायटी है उनको प्रमोट करे, अगर फिर ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगी और फार्मर अच्छे से जो है मैनेज भी कर पाएगा इसको, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जी राजवीर जी, ये जो शॉर्ट वैरायटी की बात की जा रही है, ऐसे धान जो कम समय में तैयार हो जाए और उसमें पराली भी उतना ज़्यादा नहीं होगा, जैसा कि हरमिंदर जी का कहना है, तो मैं चाहूँगी थोड़ा ये और विस्तार से बताएं। और जैसे उन्होंने वैरायटी बताई PR 126, तो ये क्या है, और जो हमारे दूसरे किसान सुन रहे हैं शायद वो भी इसे थोड़ा प्रेरित हों। अंजू जी, सिद्धू साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि वैरायटी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है। मैं एग्जांपल बताता हूँ, पूसा 44 एक वैरायटी है जिसका ड्यूरेशन 135 दिन से ज़्यादा है, मतलब ट्रांसप्लांटिंग के बाद खेत के अंदर उसको लगाते हैं, तो वो अब जो हार्वेस्ट हो रहा है वो पूसा 44 ही हो रही है। और जो बात इन्होंने कहा कि वैरायटी जो 126 है, PR 126, वो वैरायटी का ड्यूरेशन सिर्फ 93 दिन है। प्लांटिंग के बाद पकने तक 93 दिन, मतलब नर्सरी की ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद 93 दिन, कहाँ 135 दिन, कहाँ 93 मतलब 3 महीने की लगभग ये फसल। हाँ, 3 महीने की फसल है, वो 4.5 महीने की फसल है। तो नेचुरली जो उसका हाइट भी छोटी है, उसका जो बूटा का साइज है वो भी छोटा है, तो पराल भी उसका कम होगा। ये सर, वो मतलब वैरायटी तो इस तरह की इसका देखो, मैं एक एग्जांपल और इनसे भी एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। इस बार आपको पता होगा पंजाब के अंदर फ्लड आया था जी, और काफ़ी 2 लाख एकड़ के अंदर तबाही मची थी। वो जब पानी रिसीड हो गया, तो यही एक ऐसी वैरायटी थी जो किसानों ने दोबारा से उसकी ट्रांसप्लांटिंग की ताकि उस एरिया के अंदर फिर राइस मतलब धान को लगाया जा सके। इसका देखो कितना बड़ा मतलब कंटीजेंट प्लान के अंदर का ये एक टेक्नोलॉजी निकल के आई कि यदि इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो ये एक ऐसी वैरायटी है जो फिर दोबारा से पक के किसानों को मतलब एक राह दिखाई, ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया, क्योंकि काफ़ी मतलब उतना समय नहीं बचा था इसलिए। समय नहीं बचा था। 15 अगस्त के बाद ये लगाई गई, उसके बाद भी इसने प्रोडक्शन दिया। तो ये देखो छोटे, इसके ऊपर PAU और ICR पूरी तरह से लगे हुए हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटीज़ निकालें। अभी 2-3 वैरायटी और पाइपलाइन के अंदर है जो आने वाले समय के अंदर काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। और जब डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, विविधीकरण की बात करते हैं, तो ये वैरायटी काफ़ी हमें हेल्प करने वाली है। आने वाले समय के अंदर इसका रकबा और बढ़ेगा। और हमारा निवेदन है गवर्नमेंट से भी, पंजाब गवर्नमेंट ने मान भी लिया है कि पूसा 44 जो वैरायटी है उसके ऊपर बैन लगाया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा फर्टिलाइज़र डलता है, ज़्यादा पानी खाती है, उसका पराल भी ज़्यादा आता है, वो पराल काबू नहीं आता, टाइम और कम कर देता है। तो उसको फार्मर के पास विकल्प बहुत कम बचते हैं। वो फिर अल्टीमेटली उसको या तो बर्निंग करता है, यदि मशीन से फिर सोइंग करता है तो पार्शियल बर्निंग कर देता है। तो वो एक ऐसी वैरायटी है जो वास्तव में उसने बहुत रेवोल्यूशन किया था उस वैरायटी जब वो आई थी, लेकिन आज के टाइम के अंदर उस वैरायटी की इतनी उपयोगिता नहीं है, क्योंकि उसके बराबर की कम ड्यूरेशन की जो वैरायटी आई है वो भी यदि पर डे की प्रोडक्टिविटी की बात करूंगा तो वो उससे कम नहीं है। तो ये इस तरह की वैरायटीज को, इसी तरह 1509 वैरायटी है बासमती की, उसका ड्यूरेशन भी 105 दिन के आसपास है। तो हमें क्यों ना इन छोटी वैरायटीज को, ताकि खेत जल्दी खाली हो जाए और अगली फसल के लिए हमें इतना टाइम मिल जाए कि हम खेत को तैयार कर सकें। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल सही बात है कि छोटी कम अवधि की जो वैरायटीज है उनका फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में ज़्यादा हो। बिल्कुल। तो देखिए कितनी बारीक बातें इसमें छिपी हुई है। हम सिर्फ सीधा बोल देते हैं कि पराली ना जलाओ, और उसके पीछे क्या करें ये भी बताना किसानों को बहुत ज़रूरी है। ऐसी वैरायटी का इस्तेमाल करें, व्यावसायिक इस्तेमाल पराली का हो सकता है, और खेत में ही कैसे इन सीटू जो उपाय हैं वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसान, इस पर हमने बहुत विस्तृत चर्चा की। फिलहाल यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या वाकई में हर किसान के लिए ज़रूरी है कि वो गेहूँ धान ही उगाए, क्योंकि सरकार अब मोटे अनाज की बात कर रही है। ऐसे कैश क्रॉप्स हैं जिन्हें हमारे किसान अपना सकते हैं, तो क्या ये उनके लिए मजबूरी है या फिर यहाँ भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है? बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श और अब हम विचार विमर्श के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, विचार विमर्श कार्यक्रम में हम सिर्फ चर्चा ही नहीं करते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि उसका समाधान क्या हो। समस्या के ऊपर तो चर्चा हो गई, लेकिन समाधान किस किस तरीके से निकाला जा सकता है ये भी समझाना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और राजवीर जी, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी कि हमने बहुत सारी बातें कर ली, किसानों के बारे में भी बात की, इंडस्ट्रियल इस्तेमाल किस तरीके से हो सकता है ये भी हमने जाना। लेकिन जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि हमारी सरकार भी कह रही है कि भैया अलग अलग तरह की फसलें उगाइए, बहुत धान भी हमारे पास, चावल भी काफ़ी है, गेहूं भी है, लेकिन अभी भी किसान उसी पर टिके हुए हैं जो पारंपरिक तौर पर पिछले कुछ 60 सालों से उगा रहे हैं, उसे ही उगाना चाहते हैं। तो क्या वाकई में इतना ज़रूरी है ये? ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि जैसे हम बात करें विविधीकरण, इसको हम टेक्निकली डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण करते हैं। देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी और तरह की फसलें होती थी जिनमें पानी भी कम लगता था। जैसे कपास थी, मूंगफली थी, मक्का थी, मूंग थी, अरहर थी। ये ऐसी फसलें थी जिनमें कम पानी लगता था और हम खूब अच्छी तरह से उनको उगाते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जब से राइस धान और गेहूं का चक्कर लगा, उस चक्कर के अंदर किसान ने देखा कि ये और उस तरह से इसके पास, किसान के पास मशीन भी उसी तरह से उसने प्रोक्योर कर ली। तो ये इसके लिए बड़ा, पिछले आप देखते हैं 6-7 दशक से राइस वीट कर रहे हैं वो, तो यूज टू हो गए वो। लेकिन यदि हम इसको इस तरह से देखें कि जैसे पंजाब के अंदर आज 32 लाख हेक्टेयर राइस है, क्या 32 लाख हेक्टेयर राइस हो सकता है? अगले 10-20 साल में नहीं हो पाएगा। पंजाब के अंदर 16-17 लाख हेक्टेयर एरिया के अंदर ही जो इकोसिस्टम है वो उसको सस्टेन कर सकता है। बाकी हमें उसको डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, को कपास की फसल है। कपास पंजाब के अंदर किसी टाइम में 6 से 7 लाख हेक्टेयर होता था, आज वो घट के 3 लाख हेक्टेयर हो गया, क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉब्लम आई, ये वाइट फ्लाई, उसके कारण फसल फेल होगी। उसके बाद अब पिंक बोलवॉर्म है, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज बन के आया है। तो किसान उस रास्ते की तरफ जाता है जहाँ उसको सरल लगता है। थोड़ा सा कॉटन के अंदर जो पेस्ट अटैक है उसको यदि अच्छी तरह से मैनेज किया जाए तो वो दोबारा से 6-7 लाख हेक्टेयर के अंदर हम कपास के अंदर आ सकते हैं। इसी तरह मक्का है। मक्का एक ऐसी फसल है जिसमें पानी भी कम लगता है, फर्टिलाइजर भी कम लगा, अच्छी उत्पादन है, लेकिन उसके अंदर कुछ देखते हैं मांग भी उसकी अच्छी रहती है, उसकी डिमांड इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी मक्के की डिमांड है। लेकिन जो खरीफ मक्के की बात करते हैं उसके अंदर कुछ इश्यू है, क्योंकि उसका प्रोडक्टिविटी लेवल उस लेवल तक का नहीं है जितना राइस का है। तो लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्कीम लेके आए थे, मेरी पानी मेरा विरासत। तो उसके अंदर वो 7,000 रुपये प्रति एकड़ मक्का को एक्स्ट्रा पैसा दे रहे थे कि भाई यदि आप मक्का लगाते हैं तो, क्योंकि कंपनसेट करना है राइस की जो प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिटेबिलिटी उसके साथ। तो इस तरह की कुछ यदि गवर्नमेंट इस मुद्दे के ऊपर आके उनका प्रोक्योरमेंट इंश्योर करे और उनको कुछ इंसेंटिव दे, तो ये ऐसी फसलें हैं। इसी तरह मूंगफली है। मूंगफली भी कम से कम मैं ये समझता हूँ पंजाब के अंदर 2-2.5 लाख हेक्टेयर के अंदर मूंगफली पहले होती थी बहुत अच्छी तरह से। उस इतना एरिया के अंदर हम मूंगफली को भी लेके आ सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक प्लान बनाना पड़ेगा। उसके लिए बीज कहाँ से आएगा, मशीनरी कहाँ से आएगी, हार्वेस्टिंग कैसे होगी, मार्केटिंग के अंदर कौन सी इंडस्ट्री से कैसे जोड़ना है उसको। ये इश्यूज ऐसे हैं जिनको बहुत बारीकी से अध्ययन करके और इस तरह के प्लान को यदि लेके आए तो मुझे लगता है कि उसके बहुत ज़्यादा स्कोप है। और यदि हम डाइवर्सिफाई करते हैं उसके अपने अलग फायदे भी होते हैं, रोजगार के भी बड़ा साधन बन सकता है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को मतलब विविधीकरण किस तरह से हो, इसके लिए एक अच्छी तरह से प्लान बना के हर एक चीज को उसको मद्देनजर रखते हुए यदि उसको लागू किया जाए तो मुझे लगता है कि किसान उसको अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, हरविंदर जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या अभी भी वो मोह बना हुआ है धान और गेहूं का किसानों के बीच, या फिर ऐसे किसान हैं जो कि बागवानी की तरफ जा रहे हैं, या फिर हम मिलेट्स की बात करें जिसमें तो बहुत ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं और पंजाब की एक समस्या पानी भी है। तो क्या वो फर्क दिख रहा है, किसान समझ रहे हैं, या फिर अभी भी वो चक्र में पड़े हुए हैं उसी? मैंने शुरुआत में मैम एक बात बोली थी कि सोसाइटी जिंदा रहेगी तो सोसाइटी जिंदा रहेगी। जी बिल्कुल। हम सिर्फ बैठ के ना शाम को ड्राइंग रूम में बातें करते हैं कि हमें नकली दूध मिल रहा है, हमें ये चीज़ नहीं मिल रही अच्छी, ये क्रॉप नहीं मिल रही, हमें आटा नहीं मिल रहा। हमें फार्मर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ चला जाएगा। सोसाइटी को ब्लेम करने की जगह पे खुद आगे आना पड़ेगा और फार्मर को अडॉप्ट करे सोसाइटी। तो एक फार्मर उसके घर की जो कंजम्पशन है उसको पूरी कर सकता है।
तो डिवर्सिफिकेशन कामयाब होगी। यहाँ पे भी सोसाइटी ने फार्मर को अडॉप्ट किया है, जहाँ उसके पास जो डिवर्सिफिकेशन में काम करता है तो उसके वेजिटेबल्स और बाकी चीजें उससे बाय करनी शुरू की हैं, तो वो बड़े कामयाब मॉडल हैं पंजाब जी, में। जी। तो हमें मतलब मिलके इन चीजों का डिवर्सिफिकेशन हो, पराली हो, कोई भी चीज हो, उसका मिलके ही सोसाइटी काम कर सकती है। अगर हम फार्मर को अडॉप्ट करें, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मतलब फ्लैट्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियां यहाँ पे कटी हुई हैं, तो वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, तो वो मिलके एक दो फार्मर को अडॉप्ट कर लें तो ये बहुत पूरे अच्छी बात पूरे बताई साल का वो उनको खाना अवेलेबल करा सकते हैं, जिससे फार्मर एज ए फार्मर ही रहेगा, उसको खेती छोड़नी नहीं पड़ेगी और डिवर्सिफिकेशन भी होगी। और हम जो लोग चर्चा करते हैं शहर वाले के हमें अच्छा खाना नहीं मिल रहा, तो खाना भी मिलेगा और जो बीमारियां आ रही हैं उससे भी हमें राहत मिलेगी। जी लवलीन जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो ऐसे डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं पिछले 10 साल में जो चेंज देखा है मैंने पंजाब हरियाणा के फार्मर्स के पास, कि पहले हम लोग उनके पास सब्जियां लेने जाते थे, लेकिन हर गांव का अब किसान जो है झोला पकड़ के सब्जियां लेने बाजार जाता है। जी जी। तो अगर किसान अपनी बागबानी, अपनी सब्जियां, जैसे कि सिद्धू सर कह रहे, ये सब चीज़ें खुद लगाएगा और उत्तम तरीके से लगा। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, कई किसान ऐसे करते थे ये हमारे खाने का है, ये बेचने का है। वो बात मेरे को आज तक समझ नहीं आई। ये अभी भी होता है। हाँ, कि ये तो मैडम हमारे खाने के लिए और ये हमने जो है बाजार में भेजना, तो वो चीज़ मेरे को समझ नहीं आती। तो अगर हम जैसे कि अपने आप खुद ही जा रहे हो, खुद ही उगाते हो और खुद ही मार्केट में जा रहे हो, तो अगर जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो एक हमें एडॉप्शन भी करना होगा कि हम अपनी सब्जियां, अपने फल जो ये भी लगाएं, क्योंकि पहले हर घर में फलों के पेड़ होते थे, लेकिन अब तो कहीं कुछ दिखाई ही नहीं देता है। तो ये सब चीज़ें भी कुछ हमें सोसाइटी में अपना बदलाव, कुछ फार्मिंग में बदलाव, ये सब हमें लाना पड़ेगा। जागरूकता जो है बहुत ज़रूरी है। आप CRM में जैसे अच्छा पैसा आ रहा है, अच्छा मशीनों को पैसा दिया जा रहा है, राज्यों को पैसा दिया जा रहा है, लेकिन उसका पूरा सदुपयोग होना चाहिए और ग्राउंड लेवल तक वो चीज़ें जो है पहुंचनी चाहिए, तभी किसान भी जो है काम करेगा। हरमिंदर जी, आप कुछ पिछले 30 साल में ना मैम एक नरेटिव बनाया गया है एग्रीकल्चर के बारे में कि एग्रीकल्चर मुनाफे का काम नहीं है। डेयरी के बारे में जहां भी चर्चा, पराली की चर्चा होती है, हर चीज नेगेटिव, जो नरेटिव नेगेटिव सिरजा गया है, तो हर आदमी वहां से धीरे धीरे उसका माइंड सेट हो जाता है। अब हमारे फार्मर भी बोलते हैं, हम गांव में काम करते हैं लोगों के साथ, वो बोलते हैं कि यार दूध हमें तो ये घाटे का सौदा है, गाय और भैंस रखनी, तो हम डेयरी से ले लेंगे। तो मेरा उनको सवाल होता है कि डेयरी से BMC में थोड़ा दूध आ जाना है। अगर हमारे घर में काऊ होगी या बफलो होगी तो वहीं से दूध आएगा। तो ये हमें ज्यादा से ज्यादा जो चर्चा है वो पॉजिटिव लेकर जानी चाहिए खाने के बारे में, ताकि लोग उसको अच्छी तरह से अडॉप्ट करें और आगे बढ़ें। अगर नेगेटिव बातें करते रहेंगे तो इसका सोल्यूशन कहीं भी नहीं निकलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमें जो बात करते हैं पॉजिटिव वोकैबुलरी, मतलब सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि फिर आपकी सोच उसी दिशा में ही आगे बढ़ती है। कविता जी, आप कुछ कहना चाह रही है? क्योंकि हम जब आप शहरों में भी काम करते हैं, गांव में भी काम करती हैं, हमने किसानों की जिम्मेदारी की बहुत बातें कर ली अब तक, लेकिन जो शहरों में, जो अभी अमरिंदर जी जिक्र भी कर रहे थे कि आप ड्राइंग रूम में बैठकर सिर्फ ब्लेम गेम खेलते हैं, शिकायतें करते हैं, तो ये शहर में ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देखने वाला जो नागरिक है उसकी जिम्मेदारियां भी थोड़ा समझाएं। देखिए, पहले तो ये मान जाएं हम कि हमने जो इतना ज़्यादा शहरीकरण करा है, असली आधी गेम तो हमने वहीं लूज कर दी। भारत जो है कृषि प्रधान देश था और है आज भी। एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है, किसान देश की रीढ़ की हड्डी हैं। हम ये भूल गए, हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली, सारे हमने पेड़ काट दिए। तो फॉरेस्ट एरिया जो था हम उसको घटाते रहते हैं। लोग तो छुप छुप के, मैंने देखा रात को पेड़ काट लेते हैं। अगर सरकार कहती है ये फॉरेस्ट एरिया आप मत काटिए, तो लोग अब अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं हमारी कार पार्किंग नहीं है। मैं शहर की बात बता रही हूँ, लोग रातों रात पेड़ काट देते हैं कि हमने अपनी गाड़ी लगानी है। तो आप देखिए ना कि खुद की हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जागरूकता है, अवेयरनेस, तो हम कितना भी ग्राउंड लेवल पे मेरे जैसे 1000 लोग काम करें देश में, क्रिएट करेंगे, मगर खुद की जो आप सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो समाज की तरफ आप समझेंगे, तब जाकर के इसमें आप भागीदार बनेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि वेस्ट मैनेजमेंट है, कंस्ट्रक्शन साइट्स हमारी अनमॉनिटर्ड चलती हैं, लोग कहना नहीं मानते
मानते, कितनी भी फाइन लगा लो तो भी लोग नहीं मानते, ऑड इवन होगा तो भी लोग कहेंगे हम फाइन दे देंगे मगर हम गाड़ी चलाएंगे। तो कुछ एक ऐसी सी मुझे लगता है आजकल जो ना एक जिद सी पकड़ रखी है लोगों ने, स्वार्थी हो गए। एक स्वार्थी भी और एक अटपटा सापन, एक हवा ऐसी चली है कि जो सरकार कहेगी हम उसको उल्टा करके दिखाएंगे। पता नहीं लोगों को इसमें कुछ एक थ्रिल सी मिलती है मुझे लगता है। तो कुछ ऐसे हैं एलिमेंट्स सोसाइटी में जो इसमें बड़ी थ्रिल अपने आप को पाते हैं। तो मेरी तो यही गुजारिश रहेगी कि किसान को आप रीढ़ की हड्डी माने, उनके साथ कोऑपरेट करें। और किसान भी ये, जैसे हमने पूरी चर्चा में आपसे सुना कि पराली का क्या परसेंटेज है जो प्रदूषण को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है, या हमारे अपने कुछ कारण हैं, जैसे हमने कहा वेस्ट मैनेजमेंट है, कूड़ा जलता है और कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, घरों में से डोमेस्टिक जो हमारा वेस्ट निकलता है वो यमुना में जा रहा है, पानी में जा रहा है, हवा बन रही। तो बहुत सारी मिली जुली जो हमारी संगत है ना, मैं सोचती हूँ उसे सुधारने का वक्त आ गया है। और लास्ट में मैं यही कहूँगी कि जय किसान जय भारत, अपना देश कृषि प्रधान है ये मत भूलिए, और शहरीकरण से थोड़ा हट करके अपना दिमाग और दिल किसानों की तरफ मर्म करिए, मुलायम करिए और उनके साथ मिलकर प्रदूषण से लड़िए। बिल्कुल। तो जैसा कि कविता जी आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों को थ्रिल मिलता है, और हम ये भी जानते हैं कि समटाइम दिस थ्रिल किल्स ऑल्सो। और अभी तो यही सिचुएशन बन रही है कि जिस तरह का जहर हवा में घुला हुआ है ये जानलेवा है। हमारे जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए तो घर से बाहर निकलना ही दुश्वार हो गया है। सर, अब अंत में आपसे मैं क्लोजिंग नोट्स जानना चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगे हमारे किसानों को, हमारे लोगों को, जनता को, क्या करें वो? अंजू जी, जैसे कविता जी ने बोला ना, सहयोग के बगैर तो बात बनेगी नहीं, ब्लेम गेम से काम चलेगा नहीं। हमें कंक्रीट प्लान बनानी होगी, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा और उसके अंदर हर एक को भागीदार लेना होगा। अब मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ कि चलो मशीन की बात करते हैं, पराली की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, सारी चीज़ें मान लेते हैं, लेकिन एक दूसरे के अंदर समन्वय नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में तो ठीक है, प्रोडक्शन लेवल आ गया है, मशीन का किसी और डिपार्टमेंट के पास है, उसके वैल्यू एडिड प्रोडक्ट है वो किसी और मिनिस्ट्री के पास है। भट्टे के लिए हमें ब्रिकेट बनाना है, वहाँ से परमिशन किसी और को लेने, सभी एक साथ बैठते ही नहीं। वो बैठते हैं तो थोड़ी सी वो उसको ब्लेम कर देता है, वो उसको ब्लेम करता है, आपने ये किसी ना किसी दिन। अब देखो, अब तो इतना टाइम हो गया, 7 साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ, हर वक्त नवंबर के महीने के अंदर डिबेट होती है, न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल्स आ जाते हैं, एडिटोरियल्स आ जाते हैं। व्हाट हैपन? वो इवन देखो G20 क्या हुआ, वहाँ हमारी बातें चली, कोप के अंदर हमारी बातें चलती है। हमारे देश के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी कि अगले 5 साल के 5 दशक के अंदर हमने जीरो एमिशन के ऊपर लेके आना है। तो उसके अंदर ऐसे नहीं आएगा, हमें सबको मिलके काम करना पड़ेगा। जी। जितना बहुत फैलाव है चीज़ों का, लेकिन उनको और ज़्यादा समन्वय करते हुए आपस में कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन मुझे लगता है। और इसके अंदर बच्चों को भी हमें जागरूक करना है और हमारी नौजवान पीढ़ी है उसको भी बताना है कि रास्ता ये, जैसे कि मैडम ने कविता जी ने कहा कि भाई थ्रिल करता है ये, उसको रूल को तोड़ना, बिल्कुल सही बात है। मैं देख के हैरान हूँ, इवन दिल्ली के अंदर जहाँ कैमरे लगे, कैमरे की दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो ये तो इसके ऊपर तो हमें बहुत विचार विमर्श करना, गहन विचार विमर्श करना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। लेकिन सॉल्यूशन सहकारिता से ही निकलेगा, सबको मिलके साथ आना होगा, समझना होगा। और यदि एक हम बना लेते हैं कि ऐसा करना है तो उसको वैसा ही करना होगा, तभी हम जो हमने कमिटमेंट कर रखे हैं पेरिस के समझौते के अंदर या इंटरनेशनल जितने भी समझौते हैं उसके अंदर जो हमने कमिटमेंट की है वो कैसे पूरा होगा अदरवाइज। तो इसके अंदर पूरे समाज को साथ रहना पड़ेगा, सिर्फ किसान को क्रिटिसाइज करके या किसी एक तबके को क्रिटिसाइज करके कोई सोल्यूशन नहीं है। साथ बैठना होगा, समाज को साथ लेके चलना पड़ेगा और सब मिलके लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जो सोल्व ना की जा सके। बिल्कुल। तो देखिए, बड़ी समस्या है तो समाधान भी बड़ा होगा और इसमें आपकी बड़ी भूमिका है। आप चाहे वो किसान अभी हमें टेलीविजन से देख रहे हैं या फिर आप शहर में बैठे हुए कोई नागरिक हैं, तो हर स्तर पर आपको जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी हमारे बच्चे शुद्ध हवा में सांस ले पाएंगे। जो हम भविष्य को नर्चर करने की बात करते हैं, सींचने की बात कर रहे हैं, तो आपने तो अभी से उसे दूषित कर दिया, ऐसा माहौल दे दिया कि वो आगे वो क्या भविष्य के बारे में हम कल्पना करें। तो हर स्तर पर हमें प्रयास करना होगा और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल नवंबर में हम फिर कार्यक्रम करें, लेकिन उस वक्त समस्या पर नहीं बल्कि जो बदलाव आया है उस पर हम कार्यक्रम करें। इसी के साथ ही सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप स्टूडियो में आए, मैम अभी स्टूडियो में आए, सर आप भी स्टूडियो में आए और आज के इस विषय पर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की और बहुत सारे जो हम पॉजिटिव वोकैबुलरी यानी सकारात्मक सोच और सकारात्मक शब्दों की बात करते हैं उस पर हमने ज़्यादा चर्चा की। इस बात की मुझे बहुत तसल्ली है, खुशी है और हमें आशा भी है कि किसान भी इससे ज़रूर प्रेरित होंगे, हमारे आम नागरिक भी ज़रूर कुछ ना कुछ इससे टेक अवे लेंगे।
और चलते आपको भी बता दें कि अगर आपके कोई सुझाव हैं, आप किसी विषय पर चाहते हैं कि हम विचार विमर्श आपके लिए लेकर आए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें और हमें अपने सुझाव ज़रूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। आपके सुझाव का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा और साथ ही हमें ये भी बताएं कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा। विचार विमर्श के एक नए अंक में नए विषय के साथ फिर होंगे हाजिर, नए मेहमानों के साथ करेंगे विचार विमर्श। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।